HCV का चैप्टर नंबर 30 यानी कि गोस्लो वाला जो चैप्टर है उसका है, और क्वेश्चन नंबर 10 है, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 10, ये वाला क्वेश्चन दिखने में इतना बड़ा सा है लेकिन है पिद्दी सा। सॉल्यूशन इसका पिद्दी सा, पिद्दी सा मतलब छोटा सा। देखो, द रेडियस ऑफ ए गोल्ड न्यूक्लियस इज अबाउट दिस। जो गोल्ड का न्यूक्लियस होता है या किसी भी एटम का जो न्यूक्लियस होता है, इसके अंदर क्या होता है, प्रोटॉन्स होते हैं ना, न्यूट्रॉन्स भी होते हैं, इस तरीके से प्रोटॉन्स होते हैं इसके अंदर, राइट। यानी कि यूनिफॉर्मली चार्ज सॉलिड स्फीयर मान लो इसको। आप क्या मान लिया आपने इसको, यूनिफॉर्मली चार्ज। इसने मिडिल पॉइंट की भी बात कर रहा है तो थोड़ा बड़ा बना लेते हैं। इसके अंदर न्यूक्लियस बहुत छोटा सा होगा, बट इसको जो है ना, और एक बात बताऊं, न्यूक्लियस को यूनिफॉर्मली चार्ज सॉलिड स्फीयर मान लिया करो। आप इस बात को नोट करके लिख सकते हो कि न्यूक्लियस ऑफ एटम कैन बी कंसिडर्ड एज ए यूनिफॉर्मली चार्ज्ड सॉलिड स्फीयर, ठीक है ना। आप एक न्यूक्लियस को कैसे कंसिडर कर सकते हो, यूनिफॉर्मली चार्ज्ड सॉलिड स्फीयर की तरह। रीजन बताऊं मैं आपको, इसके अंदर बीच बीच में वैसे न्यूट्रॉन्स भी होंगे। इसके अंदर 79 प्रोटॉन्स हैं, तो 79 इसके अंदर प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन तो बाहर है, बाहर उसको छोड़ दो, बाहर क्या हो रहा है। मैं सिर्फ न्यूक्लियस की बात कर रहा हूं। तो न्यूक्लियस के अंदर गोल्ड के न्यूक्लियस में 79 पोजीशन के ऊपर चार्ज भी होगा। पता है कितना चार्ज होगा, 79 ई का इतना चार्ज होगा इसके ऊपर। एक प्रोटॉन के ऊपर ई का चार्ज होता है, तो 79 ई का चार्ज हो जाएगा एक गोल्ड के न्यूक्लियस के ऊपर। इसके अंदर प्रोटॉन्स भी हैं, वो तो चार्जलेस होते हैं प्रोटॉन्स। तो एक बात बताऊं, कई बच्चे बोलते हैं कि सर न्यूक्लियस न्यूट्रल होता है। अरे नहीं यार, न्यूक्लियस न्यूट्रल कब से होने लग गया। जो एटम होता है वो न्यूट्रल होता है, न्यूक्लियस इज नेवर न्यूट्रल। न्यूक्लियस इज ऑलवेज पॉजिटिवली चार्ज, इट बिहेव्स लाइक ए पॉजिटिवली चार्ज सॉलिड स्फीयर, ठीक है ना। अब सुन लो अगली बात। और इसने बोला भी, assume that the positive charge is distributed uniformly throughout the nuclear volume। इसके पूरे वॉल्यूम में यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। इसने बोला भी ये बात, ना बोलता तो भी मान लेते हैं। फाइंड द स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सरफेस ऑफ द न्यूक्लियस। एक तो यहाँ पे पूछा इलेक्ट्रिक फील्ड, इसका रेडियस भाई ने मेंशन कर दिया, रेडियस कैपिटल आर, और कैपिटल आर की वैल्यू दे दी इसने 7 × 10⁻15 मीटर दे दी भाई, दे देना रेडियस। अब मैं निकालना क्या है, सरफेस के ऊपर निकालना है, P1 पॉइंट के ऊपर, P1 पॉइंट में निकालना है इसके ए पार्ट में तो, और एक बी पार्ट में है, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। पहला पार्ट इसका ए पार्ट में बोला है ई एट सरफेस पूछा है इसने, ई एट सरफेस। बी पार्ट में इसने क्या बोला है, एट द मिडिल पॉइंट ऑफ द रेडियस, यहाँ निकालना है मिडिल पॉइंट पे, यानी r/2 पे। ई निकालना है एट r = r/2 पे, ठीक है, एट द मिडिल पॉइंट ऑफ रेडियस। रिमेंबरिंग दैट गोल्ड इज ए कंडक्टर, गोल्ड एक कंडक्टर है। Is it justified to assume that the positive charge is uniformly distributed over the entire volume of the nucleus and does not come to the outer surface? बिल्कुल सही बात है, ये justified है, ये justified है। क्योंकि इसने पहले बोला क्या, इसने क्या बोला कि जैसे कि गोल्ड एक कंडक्टर है, तो क्या जस्टिफाई है ये वाली बात, क्या सही है, क्या ऐसा हम कर भी सकते हैं कि मतलब पूरे न्यूक्लियस के वॉल्यूम में यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड मान लें। बिल्कुल कह सकते हैं, क्योंकि न्यूक्लियस कंडक्टर नहीं है, वो गोल्ड एक कंडक्टर है। ये वाली बात डिसाइड किसने की है, इलेक्ट्रॉन्स ने। इलेक्ट्रॉन्स जो गोल्ड के जो न्यूक्लियस, इसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स की संख्या ज्यादा है और वो इलेक्ट्रॉन्स इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं, इसलिए कंडक्टर है। इसलिए किसने कहा कि गोल्ड का न्यूक्लियस कंडक्टर है, ये किसने कहा, गोल्ड का न्यूक्लियस कंडक्टर नहीं है यार। गोल्ड के न्यूक्लियस में तो चार्ज पॉजिटिवली चार्ज ही होता है, न्यूक्लियस की वजह से उसकी नेचर कंडक्टिंग नहीं है गोल्ड की। गोल्ड के अंदर बाहर जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो ओवरऑल जो एक जो मेटल है, मतलब गोल्ड का जो एक मतलब पीस ले लो आप, गोल्ड की वायर ले लो, तो उसके अंदर मतलब दुनिया भर के न्यूक्लियस होंगे, दुनिया मतलब अरबों खरबों इलेक्ट्रॉन्स होंगे, और वो जो खरबों इलेक्ट्रॉन्स हैं वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर रहे हैं, इसलिए वो कंडक्टर है, ना कि न्यूक्लियस की वजह से कंडक्टर। तो न्यूक्लियस तो नॉन कंडक्टरी होता है, आप ये कह सकते हो। न्यूक्लियस तो एक प्रकार से नॉन कंडक्टरी है यार, एक जगह पड़ा रहता है, उसकी वजह से तो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट ही नहीं होती। इसके अंदर तो चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो ये वाली बात जस्टिफाइड है। इसने बोला है कि क्या मतलब यानी यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हम मान भी सकते हैं कि नहीं भी, न्यूक्लियस के अंदर मान सकते हैं, बिल्कुल कोई गलत बात नहीं है, और ये होता भी है, अज्यूम करने वाली बात ही नहीं है इसमें। अब मैं इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है सरफेस पे और r/2 के ऊपर, तो इसके अंदर सबसे पहले तो सरफेस के ऊपर निकाल रहे हैं हम लोग। सरफेस के ऊपर कैसे निकलेगा बताइए, एट सरफेस k/r²। चार्ज कितना है इसके पास 79 ई का, अपॉन में r², r कितना इसका 7 × 10⁻15 का स्क्वायर। तो यहाँ पे k की वैल्यू पुट करोगे 9 × 10⁹, 79 ई की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1.6 × 10⁻19 बाय में r का स्क्वायर, तो 49 × 10⁻30। सॉल्व कर लो, आंसर पक्का मैच करेगा, ठीक है ना।
अब इसका बी ऑप्शन, बी में इसने क्या बोला है बताइए, r/2 के ऊपर बताना है, ई निकालना है एट r इक्वल टू r/2 के ऊपर, मतलब यहाँ पे इस मिड पॉइंट पे बताना है आपको। तो इस केस के अंदर बताइए क्या आएगा, यहाँ पे फॉर्मूला वही लगेगा यार, रो तो दे रखा नहीं, टोटल चार्ज दे रखा है इसने, टोटल चार्ज दे रखा है तो के क्यू स्मॉल r बाई कैपिटल R क्यूब, के क्यू स्मॉल r बाई कैपिटल R क्यूब आ जाएगा आपके पास। के की वैल्यू 9 × 10⁻⁹ और क्यू की वैल्यू बताइए, इसका चार्ज और टोटल चार्ज है वो क्या आएगा 79e। स्मॉल r की वैल्यू बताइए कितनी आएगी यहाँ पे, स्मॉल r इसका आधा कर दो, रेडियस का आधा कर दो आप, काम करो इसे आ जाएगा 3.5 इंटू 10⁻⁻15 और नीचे क्या आएगा बताइए r क्यूब 7 × 10⁻⁻15 इसका क्यूब। e की वैल्यू आपको पता है 1.6 × 10⁻⁻19 होगी की वैल्यू, e की वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ पे 1.6 × 10⁻⁻19, ये पुट कर लो और सोल्व कर लो, आंसर पक्का मैच करेगा, ठीक है ना। आगे ना बात समझ में आपको, ठीक है ना। अब कर लेंगे अब इस वाले क्वेश्चन को सॉल्व।